Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about globalization and intellectual property rights. So स्टूडेंट आज का जो सेशन है इसमें हम लोग ग्लोबलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPRs को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट JRF, SRF, नेट या एज ए किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एज ए जो भी स्टूडेंट एकेडमिक में है, जैसे हमारे MSc AG एक्सटेंशन में PhD में उनको IPRs का एक कोर्स पढ़ना होता है इंट्रोडक्टरी टाइप का। BSc AG थर्ड ईयर में जस्ट लाइक एक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से IPR का कोर्स ऑफर होता है। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सेशन टोटली उसी को डेडिकेटेड है। तो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सेशन को आप अपने फ्रेंड तक या सीनियर जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, ग्लोबलाइजेशन को कवर करेंगे, IPR एंड इट्स फॉर्म। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन को क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन जो हमारा LPG मॉडल आया था 1991 में, जिसमें लाइबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म को सुधारने के लिए हुआ था। उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन चल रही थी। तो उसमें हमारे PM मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए LPG मॉडल को इंट्रोड्यूस किया 1991 में। तो जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन ए सीमलेस एंड इंटीग्रेटेड मैनर। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन में जो होता है गुड्स का फ्री मूवमेंट होता है, गुड्स का फ्री विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के, गुड्स का, सर्विसेज का और पीपल जो होते हैं पर्सन पूरे वर्ल्ड में जाके वो इंटीग्रेटेड मैनर में वर्क करते हैं। सेकेंड क्या है? द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटरैक्ट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट जो कंट्री होती हैं वो पॉलिटिकल वे में, इकोनॉमिक वे में और कल्चर वे में एक साथ मिलकर वर्क करती हैं। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन रिफर टू ओपनिंग द इंडियन इकोनॉमी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसमें रिफर किया जाता है कि एज ए इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी जो एज ए इकोनॉमिक थी उसको ओपन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज थ्रू रिडक्शन ऑफ बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शन सच एज टैरिफ्स, एक्सपोर्ट फीस एंड इंपोर्ट फीस। तो जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन गुड और सर्विसेज का कैसे बढ़ाया गया? जो रिस्ट्रिक्शन थे, जस्ट लाइक जो डिफरेंट बैरियर थे, टैरिफ्स थे, एक्सपोर्ट फीस को कम करके, इंपोर्ट फीस को कम करके इसको ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट कंट्रियों को एक साथ लाया गया जिससे कि वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के ट्रेड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इंटर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय 1991। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में फर्स्ट टाइम पे कब एंट्री किया? 1991 में। नेक्स्ट पॉइंट, थियोडोर लेविट 1983 फर्स्ट यूज द वर्ड ग्लोबलाइजेशन इन द आर्टिकल ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। तो फर्स्ट टाइम पे इन्होंने एज ए ग्लोबलाइजेशन को, एक आर्टिकल था ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, इसमें इंट्रोड्यूस किया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में। थियोडोर लेविट थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड वर्ल्ड बैंक प्ले वाइटर रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा WTO हो गया, IMF हो गया और वर्ल्ड बैंक हैं जो कि वाइटर मतलब मेजर रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने में। नेक्स्ट, मार्केट लाइबरलाइजेशन। मार्केट लाइबरलाइजेशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंटीग्रल पार्ट है ये ग्लोबलाइजेशन का कि मार्केट का हम लोग लाइबरलाइजेशन जब करते हैं। नेक्स्ट, दिस कॉल फॉर रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर, टैरिफ्स एंड अदर रेगुलेटरी मेजर दैट आर यूजुअली पुट इनटू फोर्स बाय कंट्री टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट एंड टू डिस्करेज द इनफ्लो ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। तो जो डिफरेंट इसमें क्या किया गया कि लाइबरलाइज में जो डिफरेंट ट्रेड बैरियर थे उनको हटाया गया, टैरिफ कम किया गया, जो रेगुलेटरी मेजर थे उनके रिस्ट्रिक्शन को कम किया गया जो कि डिफरेंट कंट्रियाँ ट्रेड करने में प्रॉब्लम फेस कर रही थी। इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री को ग्रोथ हुआ, प्रोडक्ट को ईजिली आप मार्केट में एंट्री कर सकते थे। तो इस वजह से लाइबरलाइज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लाइबरलाइजेशन आज फॉर द ओपनिंग ऑफ मार्केट टू इंक्रीज डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपटीशन कॉल्ड डीरेगुलेशन। तो जो लाइबरलाइज में क्या हुआ कि जो हमारी मोनोपोली मार्केट थी उसको ओपन कर दिया गया जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का और फॉरेन प्रोडक्ट का कंपटीशन बढ़ जाए। इसे क्या बोलते हैं? इसे डीरेगुलेशन बोलते हैं। सो दैट गुड्स में बी फ्रीली बिटवीन कंट्री। तो ये सब जो गुड थी वो डिफरेंट कंट्रियों के बीच में ईजिली अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट,
It also advocate the removal of artificial price control and public support to the farming sector in the form of farm subsidies, so that the market can realistically determine the price of commodity on the basis of their demand, supply and quality. तो इससे क्या हुआ कि जो आर्टिफिशियल प्राइस कंट्रोल था वो भी हट गए, डिपेंड के जो एज ए बीच वाले थे उनके प्राइस कंट्रोल को हटाया गया, पब्लिक सपोर्ट मिला जिससे कि फार्म सब्सिडी बढ़ गई, और जो हमारा मार्केट की डिमांड बेस पे सप्लाई होने लगी, एज ए क्वालिटी प्रोडक्ट की सप्लाई होने लगी। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एन एक्टिविटी और ओनरशिप ऑफ असेस्ट। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है कि जब गवर्नमेंट को रोल को, गवर्नमेंट के अथॉरिटी को हम लोग डिक्रीज करके प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप को, एक्टिविटी को, अथॉरिटी को बढ़ाते हैं तो उसे प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड टू लेस रिलायंस ऑन एक्सटेंशन एंड मोर डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट टेक्निकल कंसल्टेंट। तो जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एज ए एक्सटेंशन ज़्यादा उसका होता है, ज़्यादा दो लोगों तक पहुँचती है और मोर डिपेंड होती है प्राइवेट टेक्निकल कंसल्टेंसी पे। नेक्स्ट, द स्मॉल फार्मर आइदर डू नॉट बिलीव दैट द एक्सटेंशन एडवाइस इज वर्थ पेइंग फॉर आर दे सिंपली कैनॉट एफोर्ड टू पे। तो जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो उनका ऐसा बिलीव होता है कि किसी भी सर्विस के लिए वो पे करना वो उनका वर्थ है, मतलब बेकार है, बट वो इसको ये सिंपली एफर्ट नहीं करते हैं, सिंपली प्राइवेट सेक्टर की उसको नहीं लेते हैं सर्विसेज को। नेक्स्ट, द कॉमन विजडम वुड डिस्टेट दैट इन डेवलपिंग कंट्री कॉमर्शियल फार्मर एंड लार्ज कोऑपरेटिव शुड पे फॉर एक्सटेंशन एडवाइस व्हाइल द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ चार्ज एक्सटेंशन सर्विसेज टू स्मॉल प्रोड्यूसर। तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप कंट्री हो चुकी हैं, वहाँ के जो फार्मर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो प्राइवेट एजेंसियों से इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस या जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वो इजीली लेते हैं और उसका पेमेंट भी करते हैं। बट हमारे जो कंट्री है वहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और उन कंट्रियों में जैसे डेवलप कंट्री में जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब दोनों का बोला जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रहा है, ट्रिपल पी मॉडल चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, measures are also needed to protect the farmer from exploitation by the private sector. Next, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से पॉजिटिव रिजल्ट आए ग्लोबलाइजेशन से? पहला क्या, द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न एग्रो टेक्नोलॉजी इन पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एज न्यू ब्रीड्स ऑफ हाई यील्ड क्रॉप वेयर एम्प्लॉयड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो जो पेस्टिसाइड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई, हर्बिसाइड से, फर्टिलाइजर से जो था, जो हमारा यील्ड है वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सीड, न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एसेट्रा हेल्प टू ग्रो द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इट रेजेस द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, नए इम्प्रूव्ड सीड आने की वजह से, जो न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के इंट्रोड्यूस होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, जिससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी इंक्रीज हो गई। द एग्रो एलाइड इंडस्ट्री हैज़ क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर लाइक पैकिंग, एक्सपोर्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कोल्ड स्टोरेज एटसेट्रा। तो जो न्यू अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर से जो वेरियस छोटे छोटे एज ए बोला जाए तो क्या ट्रेड हुए या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ, जो अलाइड सेक्टर बने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे पैकिंग का हो गया, एक्सपोर्टिंग का हो गया, पैकिंग का हमारा निकल के आया, एक्सपोर्ट का आया, ग्लोब स्टैंडर्डाइजेशन का आया, प्रोसेसिंग, इन सबसे एज ए एम्प्लॉयमेंट मिला। देन रिडक्शन इन पॉवर्टी, तो जो पॉवर्टी थी उसको भी रिड्यूस किया गया। Then beneficiaries of globalization, in many developing countries, free trade, better communication and more rapid movement of goods and technology have raised living standard and reduced poverty, but benefit occurred mainly in urban areas। तो बहुत से डेवलपिंग जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पे फ्री ट्रेड होता है, कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है और रैपिड मतलब क्विक मूवमेंट होता है गुड्स का और टेक्नोलॉजी का, बट जो पॉवर्टी होती है रूरल एरिया की वो नहीं घट पाती, और जो बेनिफिट होता है वो अर्बन एरिया को ही मिलता रहता है। तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हुआ रूरल एरिया को। नेक्स्ट, इन डेवलपिंग कंट्री लार्ज फार्मर अपीयर टू बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ रीपिंग द बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, विद देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दे आर एबल टू गेट बेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिसर्च स्टेशन, ग्रो कैश क्रॉप, नेगोटिएट एग्रीमेंट एंड मूव देयर प्रोडक्ट। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जो फार्मर थे वो एबल हो गए बेस्ट टेक्नोलॉजी को चूज करने में, रिसर्च स्टेशन से कैश क्रॉप को उन्होंने ग्रो किया और अपनी जो रिफॉर्म थी इकोनॉमी को उसको अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया। ऑन द अदर हैंड द स्मॉल फार्मर आर अफेक्टेड। स्मॉल फार्मर सबसे ज़्यादा इस
ग्लोबलाइजेशन से अफेक्ट हुआ। देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फार्मर, फार्मर पे क्या इम्पैक्ट आया ग्लोबलाइजेशन का? पहला क्या है, आफ्टर एडॉप्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इंक्रीज बट एट प्रेजेंट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज इनपुट कास्ट इज हाई आउटपुट इज लो। तो ग्लोबलाइजेशन के अडॉप्शन से जो एग्रीकल्चर ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ, बट प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी फार्मर की कंडीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री या एज ए सोचा जाए तो उस लेवल की नहीं जो होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो कास्ट है उनके इनपुट का वो ज़्यादा आ रहा है और आउटपुट जो है वो उनको कम मिल रहा है। नेक्स्ट, इट डिमांड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप फार्मिंग, प्री ट्रेड, डिस्करेजमेंट ऑफ सब्सिडीज, इंसिस्टेंट और स्टैंडर्ड एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और जो डिमांड है वो कैश क्रॉप ओरिएंटेड है, प्री ट्रेड भी है और जो सब्सिडी वो भी प्रोवाइड की जा रही है, बट वो एज ए देखा जाए तो उस हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट, रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ हाउस होल्ड सब्सिस्टेंस इन प्रोडक्शन, और जो उसका रिजल्ट है वो पर हाउस जो है वो प्रोडक्शन लो हो रहा है। नेक्स्ट, लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री टू द इंक्रीज यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फाइनली इंक्रीज डेप्थ। तो बहुत से ऐसी वजह से हुआ कि सीड इंडस्ट्री ज़्यादा आ गई, जैसे बहुत ज़्यादा मार्केट में सीड अवेलेबल हो गए और पेस्टिसाइड भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगे, और जो डिफरेंट इनपुट थे, एक्स्ट्रा इनपुट पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, एज ए सीड इंडस्ट्री बोला जाए, फर्टिलाइजर डिफरेंट के आने लगे, जैसे फोलियर स्प्रे के लिए आने लगे, और ब्रॉडकास्टिंग वाले तो आए रहे। तो इन सब के यूजेस से हमारा इनपुट ज़्यादा हो रहा है, बट उसके हिसाब से जो हमको आउटपुट वो कम आ रहा है। नेक्स्ट, in the region where industrial agriculture has been introduced through globalization, higher costs are making it virtually impossible for small farmer to survive। तो ऐसे एरिया जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ पे फार्मर जो डिफरेंट एग्रीकल्चर की न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने लगा, तो इस वजह से स्मॉल फार्मर इसको सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि हाई का इसकी जो इनपुट है वो हाई है। लो टैरिफ ऑन इम्पोर्ट हैज़ रिजल्टेड इन माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर इंडस्ट्री एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जो टैरिफ है अगर वो देखा जाए तो काफ़ी लो है, और इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर से जो डिफरेंट फार्मर थे हमारे या यूथ है वो माइग्रेट हो रहा है और दूसरी इंडस्ट्रियों की तरफ जा रहा है। वो फार्मिंग ना करके 10,000 15,000 की जॉब करने के लिए तैयार है डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में, ड्यू टू क्योंकि उसके पास इनपुट नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सिक्योरिटी नहीं रह गई है, इस वजह से। नेक्स्ट, हाउएवर एट प्रेजेंट heavy government subsidy in rich country give a huge advantage to their farmer overall small competitor farmer to less developed country। तो बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट कंट्री है जो वहाँ के स्मॉल फार्मर है उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही हैं कंट्रियाँ, और वो वहाँ के जो स्मॉल फार्मर हैं वो बड़े फार्मर को टक्कर भी दे रहे हैं। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPRs। व्हाट इज IPRs? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी क्या होती है जिसमें हम लोग क्रिएट करते हैं ह्यूमन के इंटेलेक्ट को, उनकी इंटेलेक्ट क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, एज ए किस लेवल का उनका इंटेलिजेंस है, इसी को हम लोग IPR में स्टडी करते हैं। सिंपल से बोला जाए तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, उसमें क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ह्यूमन इंटेलेक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिफर टू आइडियाज, आइडिया हो गया, नॉलेज, इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, रिसर्च एक्सेट्रा। तो इसको किस को इंक्लूड करता है? ये पहला तो आइडिया को इंक्लूड करता है, नॉलेज को इंक्लूड करता है, इन्वेंशन को इंक्लूड करता है, क्रिएटिविटी को करता है, रिसर्च को करता है, एक्सेट्रा। ऑल द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड एंड स्मॉलर टू एनी प्रॉपर्टी वेयर मूवेबल और इमूवेबल वेयर इन द प्रॉपर्टियर आर द ओनर में exclusively use his property at will and his right to prevent other from using it without his permission। तो अगर बोला जाए तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हमारे आइडिया होते हैं, नॉलेज होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, रिसर्च होती है, जो भी ह्यूमन के प्रोडक्ट होते हैं उनके माइंड से जो आते हैं या कोई सिमिलर प्रॉपर्टी है वो सब, जैसे उसमें क्या हो गया, मूवेबल भी प्रॉपर्टी आती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती हैं। तो प्रॉपर्ली एज ए उनके परमिशन के बिना कोई उसको यूज नहीं कर सकता है, तो एक हिसाब से उसका उन पे हमेशा ओनरशिप हो जाता है, सर्वाधिकार सुरक्षित हो जाता है, सभी अधिकार उन्हीं के पास सुरक्षित है, विदाउट उनके परमिशन से आप उनका यूज नहीं कर सकते। जैसे डिफरेंट कॉपीराइट्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, ये सब आते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, द राइट रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
तो जो भी बौद्धिक से संबंधित या इंटेलेक्ट से राइट्स होते हैं उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर कॉल्ड लीगल राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कौन सा राइट बोला जाता है? लीगल राइट्स बोला जाता है। एज ए इसको बोला जाए तो लीगल वे में होता है आपका, आप अथॉरिटी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्मली आप इसके ओनर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, These rights safeguard creature and other producer of intellectual goods and services by granting them certain time limited right to control their use। तो ये राइट जो होते हैं वो एज ए सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं क्रिएचर को, प्रोड्यूसर को, कि जो उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल का यूज करके कोई भी गुड्स बनाई है या सर्विसेज प्रोवाइड की है वो हमेशा उन्हीं के नाम पे ही चलती रहे। जैसे आपने कोई बुक राइट डाउन किया, जैसे हमारे जीएल ने एक्सटेंशन बुक लगी, तो उनके नाम पे इसका कॉपीराइट हो चुका है, ISBN नंबर उन्हीं के नाम पे निकला है, तो इसलिए बोला जाता है कि ये हमेशा उन्हीं के नाम से बिकेगी, आप विदाउट उनके परमिशन से उसका कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट IP राइट्स लाइक अदर प्रॉपर्टी कैन बी मैटर ऑफ ट्रेड विच कैन बी ओन्ड, सोल्ड और बॉट। तो जो प्रोटेक्टेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं वो अदर प्रॉपर्टियों की तरह ट्रेड में यूज होती हैं, बट इसका जो ओनर होता है, सोल्ड होता है, बॉट होता है, वो जिसके नाम पे होता है वही कर सकता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के अकॉर्डिंग IPR क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज और हर क्रिएशन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसे राइट हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसे राइट्स हैं जो कि किसी भी पर्सन को उसके माइंड के क्रिएटिविटी के लिए दिए जाते हैं, जो कि दूसरा कोई उसको यूज कर रहा है उनके प्रोडक्ट को, बट हमेशा भी उसकी जो ओनरशिप होती है वो उसी के पास होती है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ IPR पहला क्या है? टू इनकरेज न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी को इनकरेज बढ़ावा मिला, इनोवेशंस को और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला। सेकंड पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर इनोवेशन बाय ग्रांटिंग प्रोटेक्शन टू इन्वेंटर्स that will allow them to recover research and development investment and reap the benefit of their invention for a limited period of time। तो एक जो किसी पर्सन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है कि जो उसने प्रोडक्ट बनाया है या कोई भी सर्विसेज दी है वो हमेशा उसी के पास निहित रहेगी, वो मार्केट में उसको लॉन्च कर दे बट उसी के नाम से वो हमेशा चलेगा। नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ IPR। कौन कौन से फॉर्म होते हैं IPR के? पहला क्या हो गया हमारा? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गए, देन जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडर सेक्टर्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेड मार्केट्स हो गए। ये डिफरेंट फॉर्म है IPR के। नेक्स्ट, पहला क्या है? ट्रेडमार्क। व्हाट इज ट्रेडमार्क? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो यूनाइटेड एक स्टेट है, USPTO के नाम से जाना जाता है, जिसका यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है। उनके अकॉर्डिंग क्या है? A trademark is a word, phrase, symbol, design or a combination thereof that identify and distinguishes the source of good of one party from those of other। तो ट्रेडमार्क एक वर्ड है और फ्रेज है या सिंबल है जो कि किसी भी एक इंडस्ट्री के द्वारा या पर्सन के द्वारा दूसरी इंडस्ट्री को, दूसरे पर्सन को ऑफर किया जाता है और मार्केट में उसी के नाम से ये चलता है। नेक्स्ट क्या है? दी ब्रांड नेम लेबल और लोगो ऑफ कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एट ट्रेडमार्क। तो जो ब्रांड होता है, लेबल होता है और जो लोगो होता है वो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड होता है, ट्रेडमार्क उसका मिल जाता है, एक नंबर मिल जाता है उसको। द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज वैल्यूएबल प्रॉपर्टी विच कैन बी ट्रांसफर्ड और सोल्ड और लाइसेंस टू थर्ड पार्टीज। तो जो ट्रेडमार्क होता है, नंबर होता है, वो पहली बात तो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती है, वो जो कि ट्रांसफर किया जाता है या लाइसेंस दूसरे थर्ड पार्टी को भी आप ऑफर कर सकते हो, उसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट, नो ट्रेडमार्क शैल बी रजिस्टर्ड डिस्क्रिप्टिवली सिमिलर टू ट्रेडमार्क विच इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, सरनेम्स एंड जियोग्राफिकल नेम आर नॉट रजिस्टेबल। तो जैसे जो सरनेम्स हो गए, जियोग्राफिकल नेम हो गए, ये सब रजिस्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, इन इंडिया द ट्रेडमार्क एंड मर्केंडाइज एक्ट। तो इंडिया में जो ट्रेडमार्क और मर्केंडाइज एक्ट आया था वो 1999 में आया था। प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, रेमेडी एक्सेट्रा ऑफ ट्रेडमार्क। तो रिन्यूअल था, रेमेडी था, इन सब क्या है। तो ट्रेडमार्क इज गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ, तो ट्रेडमार्क जो होता है वो 10 ईयर के लिए देना पड़ता है, इसके बाद आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। नेक्स्ट,
केडालमिन। CMFRI हैज द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडमार्क फॉर केडालमिन। तो CMFRI ने केडालमिन के लिए रजिस्ट्रेशन किसके नाम से उनका चलता है? केडालमिन की तरफ से CMFRI का, केंद्रीय समुद्री महासागरीय अनुसंधान, सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका जो प्रोडक्ट है वो केडालमिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये हमारा हो गया ट्रेडमार्क। नेक्स्ट कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स क्या है? कॉपीराइट आर प्रोटेक्ट द आर्टिस्टिक हो गया, ड्रामेस्टिक हो गया, म्यूजिकल हो गया, लिटरेरी वर्क हो गया, सिनेमेटोग्राफिक हो गया, फिल्म हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गए, सॉफ्टवेयर अंडर द प्रीव्यू ऑफ लिटरेरी वर्क। तो जो भी जैसे आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, ड्रामेटिक वर्क होते हैं, म्यूजिकल वर्क होते हैं, लिटरेरी वर्क होते हैं, सिनेमा से रिलेटेड होते हैं, फिल्म से, कंप्यूटर प्रोग्राम से, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से, उन सब के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। कॉपीराइट प्रोटेक्ट द एक्सप्रेशन नॉट टू आइडियाज़। तो कॉपीराइट ये प्रोटेक्ट करता है कि जो आपका आइडिया है वो आपके नाम से ही मार्केट में इंट्रोड्यूस हो, आपके नाम से ही चले, दूसरा कोई इसका कॉपी ना कर सके। इसलिए इसको कॉपीराइट्स दिया जाता है कि कॉपीराइट्स सभी जो भी इसका कॉपी है वो आपके पास है, निहित है, सर्वाधिकार, आप कोई इसका कॉपी नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन इंडिया इज डायरेक्टेड बाय कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इंडिया में जो कॉपीराइट एक्ट आया था वो 1957 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द टर्म ऑफ कॉपीराइट इज फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द क्रिएटर प्लस 60 ईयर। तो 60 ईयर के लिए एक बार ये आपको दिया जाता है, उसके बाद आप इसको रिन्यूअल करवा सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट आर नो हाउ इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेटेड बाय R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन दैट डज नॉट हैव द बेनिफिट टू पेटेंट और कॉपीराइट प्रोटेक्शन। तो ऐसे रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट देते हैं मार्केट में जिनका ना ही पेटेंट हो सकता है, ना ही कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सकता है, इसलिए इनको ट्रेड सीक्रेट्स के नाम से दिया जाता है। ए ट्रेड सीक्रेट और अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन इज एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन इनिशियली ट्रीटेड एज सीक्रेट एंड इज कैपेबल ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन विद एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो कुछ ऐसे ट्रेड सीक्रेट होते हैं जिस इन्फॉर्मेशन का ना ही ट्रेड आपको कॉपीराइट मिल सकता है, ना ही पेटेंट मिल सकता है, बट वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए हेल्पफुल होती है, तो उनको ट्रेड सीक्रेट्स के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट confer a competitive advantage to those who possess such information, provide such information is not really available with other discernible by the competitors. Next, patents. An exclusive and absolute right granted to the owner or inventor of an innovation to create, utilize, produce and market to invention. तो एक लीगल राइट दिया जाता है ओनर को और इन्वेंटर को उसके इन्वेंशन के लिए, क्रिएशन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए और मार्केट इन्वेंशन के लिए एक पेटेंट दिया जाता है, एक लीगल राइट्स। Inventions mean a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application. तो इन्वेंशंस की जो मीनिंग होती है एक नए प्रोडक्ट को बनाना और जिसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इन्वेंटिव स्टेप लगा के, और जो कि हम एज ए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसका कर सके, उसी को इन्वेंशंस बोलते हैं। नेक्स्ट, इन्वेंशन शुड बी नॉन ऑब्वियस टू ए पर्सन स्किल एंड इन दैट फील्ड। तो इन्वेंशन जो होते हैं वो नॉन ऑब्वियस होते हैं किसी भी पर्सन के स्किल्स का। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स जनरली डू नॉट क्वालिफाई फॉर बीइंग ग्रांटेड विद पेटेंट्स। तो जो भी लिविंग थिंग है उसका कोई भी ग्रांट या पेटेंट्स नहीं दिया जाता। इफ इट इज अल्टर्ड बाय सम मीन्स, जैसे थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल मीन्स, देन दे आर कंसिडर्ड न्यू एंड नॉन ऑब्वियस थिंग एंड बिकम पेटेंटेबल। तो कुछ आपने बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च किए जैसे जो कि न्यू कंसिडर किया जाएगा, नॉन ऑब्वियस थिंग्स हैं, उनको पेटेंटेबल माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है इंडिया हैड टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू फार्मर ट्रेडिशनल नॉलेज इंक्लूडिंग दैट ऑफ फिशरीज विया पेटेंट और बाई एन इफेक्टिव सुई जेनेरिस सिस्टम और बाई बोथ 2006। तो इंडिया में जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थे उनके लिए भी पेटेंट दिया जाता है। इन इंडिया द लॉ दैट गवर्न द पेटेंट राइट, इंडियन पेटेंट एक्ट। तो इंडियन पेटेंट एक्ट के नाम से चलता है जो कि 1970 में आया था। पेटेंट इज ग्रांटेड टू एन इन्वेंशन फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर के लिए दिया जाता है, उसके बाद आप इसको रिन्यूअल करवा सकते हैं। Next, geographical indications. The term geographical indication in relation to goods mean an indication which identifies such as goods as agricultural goods, natural goods or manufactured goods are
originating or manufactured in the territory of a country or region or locality in that territory where a given quality, reputation or other characteristic of such goods is essentially attributable to its geographical origin, and in case where such good are manufactured good, one of the activity of either the production or of processing or preparation of goods concerned take place in such territory, region or locality as the case may be। तो जियोग्राफिकल इंडेक्शन जो होते हैं वो गुड से रिलेटेड होते हैं, जो कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके लिए उस एरिया को एज ए ऑफिशियली लीगल अथॉरिटी दी जाती है। नेक्स्ट, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, 1999 में आया था ये जो एक्ट आया था जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स वाला इंडिया में, हैज़ बीन इनेक्टेड टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटिंग गुड। तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ की गुड्स काफ़ी एक फेमस होती है, उसी के लिए ये दिया जाता है, और जो इसी को जीआई टैग बोला जाता है। जीआई इज गिवन टू अ प्रोडक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर्स के लिए जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब उस जियोग्राफिका का वो चीज़ फेमस, वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसी के बेस पे जीआई टैग दिया जाता है, 10 ईयर्स के लिए वैल्यूबल होता है, उसके बाद इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, 3 डायमेंशनल फीचर सच एज शेप ऑफ प्रोडक्ट, शेप ऑफ प्रोडक्ट के लिए जाता है। 2 डायमेंशनल फीचर सच एज ऑर्नामेंटेशन, पैटर्न्स, लाइन्स और कलर, किसी भी ऑर्नामेंटन्स के लिए सजावटी हो, पैटर्न्स हो, लाइन्स हो, कलर के लिए दिया जाता है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर फीचर, कॉम्बिनेशन हो 1 या 2 से अधिक फीचर का। दी ओनर ऑफ प्रोटेक्टेड डिजाइन मस्ट बी एबल टू प्रिवेंट द मैन्युफैक्चर, सेल और इंपोर्टेंस ऑफ आर्टिकल्स बियरिंग एम्बॉडिंग ए डिजाइन विच इज ए कॉपी ऑफ द प्रोटेक्टेड डिजाइन। तो कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिनके लिए कॉपीराइट्स या पेटेंट दिए जाते हैं, उसी को इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के नाम से बोला जाता है। ये कब आया था? द डिज़ाइन एक्ट ऑफ 2000, डिज़ाइन एक्ट आया था 2000 में। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन प्रोटेक्शन इज ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट गिव द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, सेल्स एंड यूज आर्टिकल दे एम्बॉडी द प्रोटेक्टेड डिज़ाइन। तो प्रोटेक्शन जो राइट्स इसके लिए आया था डिज़ाइन के लिए, वो आया था हमारा 2000 में, और 10 ईयर के लिए दिया जाता है, उसके बाद अपग्रेड करवाना पड़ता है या रिन्यूअल करवाना पड़ता है। सो गाइज, आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, एसआरएफ, नेट या एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एएफओ, नाबार्ड, एफसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट है, सजेशन होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।